अस्सलामुअलैकुम। अब हम राइटिंग के चैप्टर नंबर 50 ऑप्टिक्स ऑफ विजन की वीडियो बनाएंगे। इसमें अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बहुत कम होगी तो ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इसी तरह अब इसमें क्या है कि डिफरेंट इंटरफेसेस में जब लाइट डिफरेंट मीडियम में पास करती है तो उनको क्या होता है, तो अब उन्होंने कहा है कि जब डिफरेंट मीडियम हो जैसे एयर और ग्लास, लेकिन जो ग्लास जो है वो परपेंडिकुलर पड़ा हुआ वेव फ्रंट से, तो जो लाइट रेज हैं वो उसी डायरेक्शन में पास करेंगी, लेकिन क्या होगा उसकी वेव फ्रंट्स डिक्रीज़ हो जाएंगी। जैसे ये देखिए, इसमें ये दो था और इसमें ये है, उसकी वेव फ्रंट्स डिक्रीज़ हो जाएंगी और वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन वो पास एक उसी डायरेक्शन में करेगी। लेकिन अगर हमारे पास जो मीडियम है वो एंगुलेटेड हो, मतलब किसी एंगल पे पड़ा हो, जैसे ग्लास किसी एंगल पे पड़ा हो, तो लाइट रेज जो होंगी वो आकर रिफ्रैक्ट कर जाएंगी और उसी की तरफ बेंड कर देंगी, डिफरेंट मीडियम में जाएंगी। अगर तो वो परपेंडिकुलर होगा उसका ऑब्जेक्ट, तो वो क्या करेंगी, सिर्फ उसकी वेलोसिटी और वेव फ्रंट डिक्रीज होगी। लेकिन अगर उसका एंगुलेटेड होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो फिर क्या होगा कि वो रिफ्रैक्ट कर जाएंगी। फिर इसमें हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस जो है वो लाइट रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देते हैं, जैसे फोकल पॉइंट पे। जैसे कन्वेक्स लेंस हैं तो इसमें लाइट रेज आके एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी। फिर हम देखते हैं कनकेव लेंस। कनकेव लेंस डाइवर्ज करते हैं लाइट रेज को, ठीक है। फिर हम इसमें कहते हैं एक सिलेंड्रिकल लेंस है और एक स्फेरिकल लेंस है, इनका डिफरेंस। इसमें हम क्या कहते हैं कि सिलेंड्रिकल लेंस जो है वो सिलेंडर शेप्ड होता है, जैसे कि टेस्ट ट्यूब होती है, उसमें आप वाटर डाल दो तो वो सिलेंड्रिकल लेंस है। और स्फेरिकल लेंस एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, जैसे कॉन्वेक्स कनकेव लेंस सिंपल होते हैं उसी तरह होता है। अब सिलेंड्रिकल लेंस में क्या होता है कि लाइट रेज आती हैं और फोकस करते हैं एक फोकल लाइन पर, ठीक है, कन्वर्ज करके एक फोकल लाइन पर वो है करती हैं, कन्वर्ज करके एक फोकल लाइन पर आ जाती हैं, ठीक है। जबकि जो लाइट रेज स्फेरिकल लेंस में वो आती हैं और कन्वर्ज करती हैं एक फोकल पॉइंट पर। तो ये इनका मेन डिफरेंस है। सिलेंड्रिकल में फोकल लाइन होती है और इसमें फोकल पॉइंट होता है। अब अगर दो सिलेंड्रिकल लेंस हम एक दूसरे के राइट एंगल रख देना, एक इधर और एक इधर, तो वो स्फेरिकल लेंस की तरह बिहेव करेगा और वो भी क्या करेगा, एक फोकल पॉइंट पे ही अपना पॉइंट कन्वर्ज करके लाइट रेज फोकल पॉइंट ही बनाएंगी। जिस तरह हम ये देख सकते हैं, दो सिलेंड्रिकल लेंस हैं और वो एक कन्वर्ज करके एक फोकल पॉइंट ही बना रही है। वैसे एक सिलेंड्रिकल लेंस जो है वो फोकल लाइन बनाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ में हम क्या कहते हैं, वो लेंथ जो कि डिस्टेंस जो कि लेंस से फोकल पॉइंट तक हो, वो फोकल लेंथ होती है। जैसे कि ये लेंस है हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स के कन्वेक्स लेंस हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये इधर लेंस से लेकर फोकल पॉइंट तक जो डिफरेंस होता है ना, डिस्टेंस होता है ना, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। अब हम कहते हैं जितनी छोटी फोकल लेंथ हो ना, उतना ही रिफ्रैक्टिव पावर जो होती है ना लेंस की, वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। जितना छोटा फोकल लेंथ हो उतनी रिफ्रैक्टिव पावर ज़्यादा होती है। अब वो कैसे हमें पता लगता है, अब ये इमेज फॉर्मेशन जो है कन्वेक्स लेंस से, वो हमेशा हमें पता है रिवर्स्ड और इन्वर्टेड इमेज ही बनती है, अपसाइड डाउन ही बनती है, फिर हमारा ब्रेन उसको ठीक करता है। अब इसमें रिफ्रैक्टिव पावर उन्होंने कहा हुआ है 1 ओवर फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ अगर 1 हो तो 1/1, तो 1 डायोप्टर इसकी रिफ्रैक्टिव पावर निकला है। अब उनके रिफ्रैक्टिव पावर फोकल लेंथ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसी तरह जैसे हमने कहा था, फोकल लेंथ कम हो तो ही रिफ्रैक्टिव पावर ज़्यादा होती है। अब रिफ्रैक्टिव पावर कैसे पता लगती है, रिफ्रैक्टिव पावर हमने कहा एक पॉइंट के जहाँ पर कन्वर्ज करता है, फोकल पॉइंट बनाता है, उससे पता लगती है। तो कन्वेक्स लेंस की तो हमें पता लग जाएगी कि उसकी +1 डायोप्टर है या क्या है, लेकिन कनकेव लेंस जो होता है वो तो कन्वर्ज करता है नहीं लाइट को, तो डाइवर्ज करता है, हमने अभी जैसे देखा। तो उसमें हमें कैसे पता है, तो उसमें भी हमने यही कहा कि इसकी सेम कन्वेक्स लेंस की तरह होगी, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। जैसे कनकेव लेंस जो ये हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस है, कनकेव, हाँ, हमारे पास कन्वेक्स लेंस की तरह ही होगी। कन्वेक्स लेंस की हमारे पास +1 और +10 है। इस तरह कनकेव लेंस की जो है हमारे पास -1 डायोप्टर और -10 डायोप्टर इसी तरह हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमने देख ली रिफ्रैक्टिव पावर, ठीक है। अब हमने लेंस की फोकल लेंथ देख ली, उनकी रिफ्रैक्टिव पावर देख ली। अब हम देखते हैं इसके एक्सिस। तो एक्सिस में हमने क्या कहा है कि अगर फोकस लाइन हॉरिजॉन्टली होगी तो उसके एक्सिस 0 डिग्री, और अगर वर्टिकली होगी तो उसके एक्सिस 90 डिग्रीज होगा। अब ऑप्टिक्स ऑफ विजन में हमने देखना है कि 4 रिफ्रैक्टिव इंटरफेसेस होते हैं। 4 रिफ्रैक्टिव इंटरफेसेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस सब चीज़ों के अलग अलग होते हैं। इस तरह 4 रिफ्रैक्टिव इंटरफेसेस होते हैं। वो क्या, जो पहला इंटरफेस है वो एयर और आउटर लेयर ऑफ
कॉर्निया में, फिर दूसरा जो है वो इनर लेयर ऑफ कॉर्निया और एक्वस ह्यूमर में, फिर तीसरा जो है एक्वस ह्यूमर और आउटर लेयर ऑफ लेंस, फिर जो चौथा है वो लेंस और विट्रस ह्यूमर में। तो ये हमारे पास 4 इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है, ये हमने बता दिया रिफ्रैक्टिव इंटरफेसेस। फिर अब रिड्यूस्ड आई क्या होती है? रिड्यूस्ड आई क्या होती है कि जब ये सारे हम रिफ्रैक्टिव सरफेसेस ऑफ द आई को, जब हम रिफ्रैक्टिव सरफेसेस ऑफ द आई को जब हम एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं ना एज अ होल आई या रेटिना, तो उनका जो ऑप्टिक्स होता है वो हमारे पास रिड्यूस्ड आई उसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 59 डायोप्टर होता है, जो कि 1/59 डायोप्टर होता है, और उसमें जो 2/3 होता है वो हमारे पास 2/3 कॉर्निया की वजह से होता है, 1/3 लेंस इटसेल्फ की वजह से होता है। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ अकोमोडेशन। इसमें अकोमोडेशन में हमने क्या देखना है? मेनली हम ये देखते हैं कि ये लेंस है, इसके साथ सस्पेंसरी लिगामेंट्स अटैच होते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट्स खुद जो है वो सीलरी बॉडी के साथ अटैच, सीलरी बॉडी के अंदर सीलरी मसल्स है, सीलरी मसल्स के अंदर सर्कुलर फाइबर्स होते हैं, सर्कुलर फाइबर्स होते हैं सीलरी और मेरिडायनल फाइबर्स होते हैं, ठीक है ना। सीलरी बॉडी जो कि इसको अकोमोडेशन को रेगुलेट करती है। अब अकोमोडेशन में क्या होता है कि लाइट देखते ही ना या फिर कोई नई चीज़ आपने देखनी हो तो लेंस आपका अकोमोडेट करता है, एडजस्ट करता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या डायलेट करते हैं। तो अब क्या होता है, सबसे पहले हमने इसका मैकेनिज्म जो सिंपल पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि थर्ड क्रीनियल नर्व जो है पैरासिम्पैथिक नर्व है, वो सीलरी मसल्स की वो क्या करवाती है, सीलरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। सीलरी मसल्स ऐसे खींचते हैं तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स रिलैक्स हो जाते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स खुल जाते हैं ना, तो रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से लेंस सफेरिकल हो जाता है मोर, और सफेरिकल लेंस होने की वजह से क्या होता है वो नियर ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है ना। मेनली हम इसमें ये देखते हैं, लेकिन ये अकोमोडेशन का जो है ना एक जेपी से अगर आप अकोमोडेशन रिफ्लेक्स का चार्ट करें तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। वो ये चार्ट है, उसमें ये है कि आई से पहले ऑप्टिक नर्व में सिग्नल जाता है, ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक कियाज्मा, फिर ऑप्टिक ट्रैक, फिर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, फिर ऑप्टिक रेडिएशन, उसके बाद विजुअल कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स फ्रंटल आईफीड, फ्रंटल आईफीड के बाद रिग्नर वेस्टफाल न्यूक्लियस ऑफ थर्ड क्रेनियम और सिमेटिक मोटर न्यूक्लियस ऑफ थर्ड क्रेनियम, उससे फिर सीली गैंग्लिया, शॉर्ट सीली नर्व, और इसमें यही सीली मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है नियर ऑब्जेक्ट, और ये कंट्रैक्शन होती है कंस्ट्रक्टिव प्यूपिल की प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन के लिए, और सोमैटिक मोटर न्यूक्लियस में मीडियल रेक्टस की जो होती है कंट्रैक्शन उससे कन्वर्जेंस हो जाती है आई बॉल की। तो ये अकोमोडेशन रिफ्लेक्स का इंपॉर्टेंट है। अब प्रेसबायोपिया क्या होती है? लॉस ऑफ अकोमोडेशन हो जाती है, मतलब क्या कि ये ओल्डर पीपल में होती है। इसमें क्या होता है, लेंस थिक हो जाता है, लार्ज हो जाता है, इसमें मतलब लेंस की जो चेंज इन शेप होती है ना वो डिक्रीज हो जाती है ओल्ड एज में जाकर। जैसे लेंस जो बार बार अपनी अकोमोडेशन के लिए शेप चेंज करता है वो नहीं हो सकती ओल्ड एज में, तो उसको प्रेसबायोपिया के लॉस ऑफ अकोमोडेशन हो जाता है इसको। और करेक्ट करने के लिए इसको हम बाइफोकल ग्लासेस देते हैं ओल्ड पीपल में, और बाइफोकल ग्लासेस में जो ऊपर वाली चीज़ है वो दूर की नज़र मतलब दूर की चीज़ देखने के लिए, और जो नीचे वाला सेगमेंट होता है वो पास की चीज़ें देखने के लिए यूज़ होता है। रिफ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ना है? पहले इमेट्रोपिया जिसको नॉर्मल विजन कहते हैं, फिर एरर्स में एक हाइपरोपिया है और एक मायोपिया है, ठीक है। सबसे पहले हम मायोपिया देख लेते हैं। तो मायोपिया में क्या होता है कि इमेज फॉर्म होती है बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले ही बन जाती है, ठीक है ना। और मायोपिया को हम इसकी कॉज क्या होती है कि इसमें इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ऑफ द आईबॉल जो होता है ना वो लॉन्ग हो गया होता है, क्योंकि जब वो भर जाता है तो फिर रेटिना से पहले ही इमेज बन जाती है, ठीक है, मायोपिया में जैसे ये बन रही है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा हो गया होता है। इसको हम फीचर्स के नियर साइटेडनेस है इसको, ठीक है ना, MN से नियर साइटेडनेस है। और नियर साइटेडनेस में क्या होता है, इसका जो फार पॉइंट नॉर्मल आई का वैसे तो इन्फिनिट होता है, लेकिन इसमें डेफिनेटिव होता है क्योंकि आप दूर की चीज़ें नहीं देखते। नियर पॉइंट वैसे जो होता है नॉर्मल आई का 10 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इसमें 10 सेंटीमीटर से कम होता है, मतलब कि आप पास की चीज़ें बहुत ज़्यादा देख सकते हो, बहुत ज़्यादा पास से भी देख सकते हो मायोपिया में, ठीक है। फिर इसके लिए आपको अकोमोडेशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और इससे प्रेसबायोपिया ठीक हो सकता है कि प्रेसबायोपिया अगर किसी होगा तो वो अकोमोडेशन नहीं कर पाता, तो इससे प्रेसबायोपिया ठीक हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि आपको इसको ठीक करने के लिए ना कनकेव लेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब हाइपरोपिया जो होता है फार साइटेडनेस होता है, इसमें आईबॉल जो है वो बहुत उसका इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस शॉर्ट हुआ होता है, और उसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिक्रीज हुआ होता है, ये नियर साइट फार साइटेडनेस होता है,
ठीक है। इसमें क्या होता है, फार पॉइंट इन्फिनिटी रहता है, लेकिन नियर पॉइंट जो है इसमें ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है। और इसमें अकोमोडेशन हर वक्त हमें अकोमोडेशन करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हाइपरट्रॉफी हो जाती है सीली मसल्स की, क्योंकि हमारी सीली मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये अकोमोडेशन होती है ना, तो सीली मसल्स की हमारे पास हाइपरट्रॉफी हो जाती है और इसमें आप प्रेसबियोपिया ठीक भी नहीं कर सकते। इसको ठीक करने के लिए हमें कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा जो है मायोपिया हाइपरोपिया के अलावा एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है कि हमारे पास दो इमेजेस बनती है ना एक ऑब्जेक्ट की, वो डिफरेंट डिस्टेंसेस टू ईच अदर बनती है, और वो जो दो इमेजेस एक प्लेन और एक उसका राइट एंगल प्लेन में जो है ना डिफरेंट डिस्टेंसेस पे बनती हैं एक दूसरे की। जैसे कि ये हम देख लें तो ये इसका राइट एंगल पे बना हुआ है, तो एक इमेज यहाँ पर बनती है और एक इमेज यहाँ पर बनती है। अब जैसे कि हमने बोला था जबकि इमेज जो पहले रेटिना से बनती थी, एक इमेज मतलब एस्टिग्मेटिज्म एक पॉइंट पे नहीं बनती। ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं होती, एक पॉइंट पे नहीं बनती, तो रेटिना से आगे या पीछे। तो ये रेटिना हम यहाँ रख लें, तो ये यहाँ पर रेटिना से पहले हमने किसमें बोला था, मायोपिया में। तो मायोपिया में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ज़्यादा होता है तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो इसकी यहाँ बड़ी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो इसकी यहाँ पे इमेज बनी होगी। लेकिन क्या होता है कि तो दो इमेजेस है ना वो सेम पॉइंट पे नहीं बनती, इमेजेस डिफरेंट पॉइंट पे, राइट एंगल टू ईच अदर जो होती हैं वो डिफरेंट पॉइंट पे इमेजेस बनती हैं। ठीक है। और इसकी करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि दो सिलेंड्रिकल लेंस को आपस में हम अगर 90 डिग्री पे रख दें तब भी ये ठीक हो सकती है, नहीं तो इसमें क्या करते हैं एक सफाइकल लेंस और एक सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ होता है। वो क्या करता है कि एक प्लेन के लिए यूज़ होता है और सफाइकल लेंस, और फिर जब सिलेंड्रिकल लेंस है वो उसको राइट एंगल के प्लेन के लिए यूज़ होता है। तो एस्टिग्मेटिज्म का अगर पढ़ना चाहिए तो ये रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ द आई दैट कॉजेज द विजुअल इमेज इन वन प्लेन टू फोकस एट अ डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम दैट ऑफ द प्लेन एट राइट एंगल्स। ठीक है ना। और ये होता क्यों है, ड्यू टू द टू ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया इन वन प्लेन। कॉर्निया का एक प्लेन में बहुत ज़्यादा कर्वेचर इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। और इसको ठीक करने के लिए दो सिलेंड्रिकल लेंस वगैरह यूज़ कर सकते। अब क्या होता है, कैटरैक्ट हमारे पास आता है। कैटरैक्ट में क्या होता है कि कैटरैक्ट में क्या होता है, लेंस की जो प्रोटीन होती है वो डीनेचर हो जाती है और वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं, और जब वो एक्यूमुलेशन हो जाती है ना उनकी, तो वो ओपेक एरियाज बना देती है लेंस में, उसको हम कैटरैक्ट कहते हैं। और इसको ट्रीट करने के लिए क्या है, या तो हम कन्वेक्स लेंस लगा दें और या तो हम वो लेंस चेंज करके आर्टिफिशियल लेंस लगा दें। अब विजुअल इक्विटी क्या है, विजुअल इक्विटी मतलब हमें कितनी एक्यूरेसी चाहिए, मतलब कि दो पॉइंट्स के अंदर जो डिस्टेंस हम मिनिमम डिस्टेंस जिससे दो पॉइंट सेपरेट हो सकें उसको हम तकरीबन एक्विटी कहते हैं, विजुअल एक्विटी, एक्यूरेसी। ठीक है। उसमें हम क्या कह सकते हैं कि एवरी डायमीटर जो होता है फोविया में 1.5 माइक्रोमीटर होता है और दो पॉइंट्स तकरीबन 2 माइक्रोमीटर एक दूसरे से दूर होते हैं और वो बनाते हैं एंगल ऑफ 25 सेकेंड्स। ये डिग्री का ही यूनिट है, 25 सेकेंड्स, डिग्री फिर रेडियन फिर सेकेंड्स आता है इस वजह से। अब हम क्या कहते हैं इसको स्टेट करने के लिए विजुअली हम स्नेल्स चार्ट यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर कोई बंदा 20 फीट पे खड़ा है और उसको वही जो 20 फीट वाला उस पर लेटर बना हुआ है और वो 20 फीट दूर से ठीक नज़र आ रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा 20 फीट पे खड़ा है और उसको 20 फीट वाला नहीं ठीक नज़र आ रहा लेटर, जबकि 200 फीट वाला लेटर उसको ठीक है, तो उसकी विजन होती है 20/200 उसकी विजन है। 20/20 नॉर्मल विजन होती है, 20/200 जो है डिफेक्टेड होती है। ठीक है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ द डिस्टेंस के लिए साइज ऑफ इमेज पता होना चाहिए और ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद फ्लूइड सिस्टम, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर में हमने कहा था कि एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर दो ही तो फ्लूइड्स होते हैं। एक्वस ह्यूमर बाहर वाले चैम्बर में होता है, बाहर वाले सेगमेंट में होता है इंटीरियर चैम्बर, और पोस्टीरियर चैम्बर में विट्रस ह्यूमर। अब इंटीरियर चैम्बर में जो एक्वस ह्यूमर है ना, एक्वस ह्यूमर जो है 2 to 3 माइक्रोलीटर पर मिनट ना हमारे पास रिलीज हो रहा होता है आई में। ठीक है। किधर से, सीली प्रोसेसेस जो होते हैं ना सीली बॉडी में, उधर से रिलीज हो रहा होता है। अब एक्वस ह्यूमर क्या है, हमारे पास सीली प्रोसेस से निकलता है, प्यूपिल में जाता है, इंटीरियर चैम्बर में जाता है, वहाँ से ट्यूबरकुलर में जाता है, कैनाल ऑफ शिलम में जाता है, एक्वस वेन में जाता है, पोस्टीरियर चैम्बर, एक्स्ट्राऑक्यूलर वेन, मतलब कि वो रिलीज भी होता है और फिर उसके बाद ऑब्जॉर्ब भी हो जाता है। अगर ये ऑब्जॉर्ब ना हो या ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाए तो क्या इंट्राऑक्यूलर प्रेशर हमारे पास इंक्रीज करता है, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें ये क्या बताया हुआ है कि वो सबसे पहले क्या होता है, सीली प्रोसेस से निकलता है, सीली प्रोसेस से निकल प्यूपिल में जाता है, प्यूपिल से फिर वो ट्यूबरकुलाई में इंटीरियर चैम्बर में जाता है, इंटीरियर चैम्बर से वो ट्यूबरकुलाई में जाएगा, ये ट्यूबरकुलाई, फिर कैनाल ऑफ शिलम में जाएगा, फिर एक्वस वेन्स में चले जाएगा, फिर उसके बाद पोस्टीरियर चैम्बर और फिर वो ऑब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। अब इसमें
उसमें इन्होंने क्या इंट्राऑक्यूलर प्रेशर वैसे जो है 15 to 20 मिलीमीटर जो है ना वो रहना चाहिए, लेकिन और इसको हम मेजर करते हैं टोनोमीटर से, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास अब क्या होता है कि जो ट्रबैकुलाई होते हैं ना, इसके अंदर बहुत से डेब्रीज वगैरह आ जाते हैं और फेगोसाइट इसको ना ब्लॉक कर देते हैं। जब ये ब्लॉक हो जाता है ना तो विट्रस ह्यूमर ज़्यादा हो जाता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, सॉरी एक्वस ह्यूमर ज़्यादा हो जाता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, तो इनको यहाँ पे ना फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो कि यहाँ पर डेब्रीज को ख़त्म कर पाएँ, ठीक है। और अब ग्लूकोमा क्या होता है, ग्लूकोमा भी यही होता है कि जिसमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो आई में, क्योंकि एक्वस ह्यूमर ज़्यादा हो गया, ठीक है, वो हम बताते हैं। और फिर उसमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर 6 to 7 mmHg हो गया हो तो उसमें हम बताते हैं ग्लूकोमा में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है। और क्या होता है कि उसकी वजह से जो वहाँ पर हमारे पास ऑप्टिक नर्व है उसके एक्सटर्नल फाइबर्स जो हैं डैमेज हो जाते हैं, या फिर रेटिनल आर्टरी डैमेज हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, उसकी वजह से हमारी आई को ना ब्लाइंडनेस हो जाती है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाती है जब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है ग्लूकोमा में, ठीक है। और ग्लूकोमा में क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स और टिश्यू डेब्रीज की वजह से ट्यूबैकुलर स्पेसेस जो है ना वो बंद हो जाती हैं, उसकी वजह से भी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। और उसमें फिर ट्रीट करते हैं हम आई ड्रॉप्स जाते हैं जो ऑब्जॉर्ब कर लें या फिर उसकी सिक्रीशन को रिड्यूस कर दें एक्वस ह्यूमर की। लेकिन अगर ये भी काम ना करे ड्रग थेरेपी तो हम फिर टेक्निक ऑपरेशन करते हैं और वहाँ से कुछ वहाँ पे उस तरह की कुछ चैनल्स बनाते हैं जिसकी वजह से फ्लूइड डायरेक्ट जो है ना आई बॉल से बाहर सबकंजक्टिवल स्पेस में चले जाए और फिर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रिड्यूस हो जाए। तो इसमें डिफरेंस जो है मेन वो कैटरैक्ट और ग्लूकोमा का आता है। कैटरैक्ट में क्या है, लेंस की प्रोटीन डीनेचर होकर वो वहाँ पर एक्यूमुलेट करके क्या करती हैं, एक्यूमुलेट करके वहाँ पर ओपेक एरियाज बनाती हैं लेंस में, उसको हम कैटरैक्ट कहते हैं। और ग्लूकोमा में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है आई का और उसकी वजह से क्या होती है, रेटिनल आर्टरी डैमेज हो जाती है या रेटिनल ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाती हैं या फिर वो ट्यूबैकुलर फिर इस वजह से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। दैट्स ऑल।